हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारा पहला पार्ट है ये। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें हम सरफेस पर होने वाले चेंजेस की स्टडी करेंगे। ऐसे चेंजेस जो केवल सरफेस पर होते हैं, इससे बल्क में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे सबसे पहली इसमें फिनोमिनन जो आ रही है वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है? तो एड्सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जनरली हम मानते हैं कि सॉलिड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर लिक्विड या गैसेस के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस पर काफी हाई हो जाती है इन कंपैरिजन टू बल्क। तो इस प्रकार से जो एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होता है मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर इन कंपैरिजन टू बल्क, इस घटना को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सरफेस एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो सरफेस जनरली एक इमेजिनरी बाउंड्री हम मान लेते हैं जो एक फेस को दूसरी फेस से अलग करती है। जैसे हम मान लें कि हमने ऑयल और वाटर लिया, तो जनरली आप जानते हैं ऑयल नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर, वाटर नीचे आ जाता है और ऑयल ऊपर रह जाता है। इस प्रकार से हमको एक इमेजिनरी बाउंड्री दिख जाती है कि यहाँ पर तक वाटर है और यहाँ तक ऑयल है। इसी प्रकार से जनरली हम देखते हैं कि जो मेटल होती है, जैसे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम की सरफेस पे जब हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है तो इस घटना को हम ऑक्लूजन बोलते हैं। इस घटना को हम ऑक्लूजन बोलते हैं। ये जनरली हाइड्रोजन को मेटल में स्टोरेज करने की एक टेक्निक भी है। तो सिंपल सी चीज ये है कि जो भी हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री होती है उसको जनरली हम स्लैश से दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है गैसेस में क्या इंटरफेस या बाउंड्री होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गैसेस जो होती हैं कंप्लीटली मिसिबल होती हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या होता है। तो एड्सॉर्प्शन के रीजन में हम देखें पहले कि सपोज हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है जो सेंटर में है, तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास सेंटर में होता है उस पे सभी तरीके से मॉलिक्यूल जो होते हैं, सभी तरह से मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके ऊपर एक अट्रैक्टिंग फोर्स लगाते हैं। तो इस अट्रैक्टिंग फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल होता है उसकी पोजीशन वहीं होती है और कोई चेंज नहीं होती है। लेकिन हम ऐसे मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जो सरफेस पर होता है। जब ये मॉलिक्यूल सरफेस पर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर की तरफ से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि नीचे की तरफ लगता है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से क्या होता है उस कंडीशन में कि जो हमारी सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाती है। और इस पर स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है कि इस स्ट्रेच को बैलेंस करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी सरफेस पर अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अट्रैक्ट होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस रेसिडुअल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे या डिपॉजिट होने लगेंगे या रिटर्न होने लगेंगे। जिससे क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अब जैसे हम देखें कि एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, तो एड्सॉर्प्शन में मेनली हम दो कंपोनेंट्स मान के चलते हैं। एक तो होता है हमारे पास एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो सॉलिड सरफेस या वो सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। कोई भी सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। जैसे इस केस में ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट हो गया और जो मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जैसे इस केस में हम देखें ये हमारे एड्सॉर्बेट हो गए जो डिपॉजिट हो रहा है सरफेस के ऊपर, और ये हो गया हमारे पास एड्सॉर्बेंट। सिंपल है, जो सरफेस है वो कहलाएगी एड्सॉर्बेंट और जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर, जैसे ये मॉलिक्यूल यहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ये कहलाएंगे एड्सॉर्बेट। अब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, दो प्रकार के डेविएशन होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा?
एक क्या होता है, हमारे पास सरफेस हो गई, और सरफेस के अलावा जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड बल्क। ओके, जैसे हम पिछले वाले वीडियो में देखते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था एक सरफेस थी और एक बल्क था। बल्क मतलब कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ एटम्स। तो जब कंसंट्रेशन एडसॉर्बेट की सरफेस पर बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बल्क, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। जैसे हम चौक है, चौक को हमने डुबाया, पानी में निकाल लिया एकदम से, तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल केवल सरफेस पर ही रह जाएंगे और बल्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन जब एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पर लेस होती है और बल्क में ज्यादा हो जाती है, बल्क के अंदर ज्यादा हो जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन। और इसमें मेन चीज क्या होती है, यहां पर डिपेंड करती है ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल है यहां पर कि जब हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं KCl का और उसको शेक करते हैं ब्लड चारकोल के साथ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। लेकिन वहीं यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन KCl का ले लें और उसको शेक कर लें ब्लड चारकोल के साथ, तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। अब अगला टॉपिक है इसमें, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है। तो ये सब जानते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमने देखा कि एडसॉर्बेंट की सरफेस पर जब एडसॉर्बेट आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डेवलप होने के कारण क्या होगा कि वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही मतलब प्रोसेस हमारी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। तो जब 1 मोल एडसॉर्बेंट की सरफेस पर आकर एडसॉर्ब होता है, तब जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उससे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। और जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन जो होती है बेटा, ये केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए ज्यादा होती है और फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए कम होती है। ओके, अब आता है हमारे पास एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी ऑफ एडसॉर्प्शन। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो एडसॉर्प्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो मॉलिक्यूल गैसेस के बाहर रहते हैं उनमें उस समय एंट्रोपी ज्यादा होती है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो जब मॉलिक्यूल गैसेस के एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट पर आकर एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो उनकी एंट्रोपी जो होती है वो लगातार कम होती जाती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि एडसॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब डेल एच वहां क्या हो गया, वो भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो यदि हमको एडसॉर्प्शन की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए है तो हमारे पास जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है जिससे डेल जी जो हमारा नेगेटिव आए, तो उसके लिए क्या होता है, जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन जो होती है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी तो डेल जी भी नेगेटिव होगा। और डेल जी क्या होता है, दैट इज गिव्स एनर्जी, और गिव्स एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब हम देखते हैं बेटा यहां पर कि फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा और उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहले हम आते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में, जिसको फिजियोसॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में या फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है, और जनरली ये लो टेम्परेचर पर होता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन लगातार कम होता जाता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब जब आपने टेम्परेचर कम किया तो एडसॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल एडसॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट है वो अलग होने लगते हैं। और जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है ये डिपेंड करता है कि गैस कितनी इजीली लिक्विफाई हो रही है। जो गैसेस जितनी इजीली लिक्विफाई होती हैं उनका एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। अब यहां पर अगला पॉइंट है
कि इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। तो चूंकि यहां पर वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, इसलिए क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर यहां पर फॉर्म हो सकती है, इसलिए इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। कहता है केमिकल एड्सॉर्प्शन है केमिसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट होते हैं दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल फोर्सेस होते हैं यहां पर। और केमिकल फोर्सेस तभी ऑपरेशन होंगे बेटा जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं। जब एड्सॉर्बेंट पर अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होंगी तभी एड्सॉर्बेट जो है वहां पर आकर केमिकल बॉन्ड बना सकता है, और ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर होती है। इसका रीजन ये होता है कि सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए हीट देनी पड़ती है। वो एक्टिव होंगे, एक्टिव होने के कारण केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि एक बार बॉन्ड बनने के बाद यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज और ज्यादा कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर से बॉन्ड नहीं बनेगा। और जो एड्सॉर्प्शन होता है यहां पर, ये डिपेंड नहीं करता है गैस के लिक्विफिकेशन पे। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है सरफेस पर प्रेजेंट अनसेटिस्फाइड वैलेंसी के ऊपर। अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होंगी तो बॉन्ड बनेगा, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी नहीं होंगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर नहीं बन सकती बेटा, इसमें बनती मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर यदि केवल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो केवल नेगेटिव चार्जेस वाले मॉलिक्यूल वहां पर आकर अटैच हो सकते हैं। यदि सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो केवल पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल वहां पर आकर अटैच हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर केवल एक ही लेयर बन सकती है। और जैसा भी हमने देखा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए शुरू में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए, इसलिए इस प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर बेटा दिया हुआ है डिफरेंसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में, यहां पर डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं। तो जैसे आपको बताया गया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन तब होता है जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। यहां पर हीट एड्सॉर्प्शन जो होती है बहुत ही कम होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और यह प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो मॉलिक्यूल फिर से जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली ये लो टेम्परेचर पर ही होती है, और टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन लगातार कम होता जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन लगातार कम होता जाता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब सभी गैसेस जो होती हैं वो सब समान रूप से एब्जॉर्ब होती हैं, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है, और इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। यदि हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये होता है केमिकल फोर्सेस, दैट इज केमिकल बॉन्ड। और यहां पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत हाई होती है बेटा, 40 से 400 किलो जूल पर मोल तक होती है, 40 to 40 किलो जूल पर मोल। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। ओके, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की हमको जरूरत पड़ती है। एड्सॉर्प्शन शुरू में बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, लेकिन बाद में कम होने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे शुरू में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे एक पीक आ जाएगी, और पीक पे आने के बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है। ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और ये तभी होता है जैसे मैंने आपको बताया जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन भी लगातार बढ़ता जाता है। और जैसा आपको मैंने बताया कि केमिकल एड्सॉर्प्शन तभी होता है जब सरफेस पर अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं।
जैसे सरफेस के ऊपर यदि नेगेटिव वैलेंसी है तो केवल पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल जाके जो बॉन्ड बना सकते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज सरफेस है तो उस पर केवल नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल आकर बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर केवल यूनिमॉलिक्यूलर लेयर या मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। अब आता पॉइंट डिसॉर्प्शन क्या होता है। तो डिसऑप्शन जो है एड्सॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड्सॉर्बेट एक्यूमुलेट था एड्सॉर्बेंट के ऊपर, यदि उसको हमने वहां से हटा दिया, मीन्स रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। और ये कर सकते हैं हम या तो प्रेशर को कम कर दें या फिर हम उसको हीट कर दें। जैसे मैंने बताया कि हीट करने पे जनरली क्या होता है, एड्सॉर्प्शन लगातार कम होता जाता है। इसका मतलब डिसॉर्प्शन क्या होगा, हीटिंग करने पर डिसॉर्प्शन बढ़ता है। अब अगला आता है सॉर्प्शन क्या होता है। तो सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही एक साथ होता है और उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको देखता हूं कि हमने एक बीकर में यदि वाटर ले लिया, उस वाटर में हमने एनिमल चारकोल डाल दिया और हमने उसमें अमोनिया गैस डाली, तो कुछ अमोनिया गैस जो होगी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी, कुछ अमोनिया गैस जो रहेगी वो एनिमल चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं बेटा सॉर्प्शन। अब ये डिफरेंस दिया है बेटा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन में जनरली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है सरफेस पर ज्यादा होती है, बल्क में बहुत कम होती है, नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है, केवल सरफेस पर होने वाली फिनोमिना है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म होता है, मतलब सरफेस पर भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने बल्क में होंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बल्क फिनोमिनन कहते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का और केमिकल एड्सॉर्प्शन का। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जनरली मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है, आप देख रहे हैं, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केवल मोनोमॉलिक्यूलर लेयर यहां पर बन रही हैं। अब बेटा हम आते हैं इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसमें आता है नेचर ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ द गैस दैट इज एड्सॉर्बेंट, प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर और एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ये 5 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जो जनरली इफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को। इसमें पहला फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ द सॉलिड दैट इज एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो पोरस होगा, रफनेस होगी सरफेस के ऊपर, रफनेस जितनी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा होंगे, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस पर उतने ही ज्यादा एड्सॉर्ब होते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहां पर जितना ज्यादा पोरस सब्सटेंस होगा उसमें एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। इसे जनरली कैटलिस्ट के रूप में जो हम मेटल्स यूज करते हैं जनरली फाइनली डिवाइडेड कंडीशंस में ही यूज करते हैं, मतलब बारीक पिसी हुई अवस्था में ही उसका हम उपयोग करते हैं। सेकेंड आता है बेटा हमारे पास नेचर ऑफ द गैस एड्सॉर्बेट। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो गैसेस जितनी इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उनका एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। जैसे हम देखें कि NH3 और HCl जो होती है ये गैसेस ज्यादा एड्सॉर्ब होती हैं क्योंकि इनका लिक्विफिकेशन बहुत इजीली होता है। लेकिन जो परमानेंट गैसेस होती हैं जैसे H2 और O2 होती हैं, ये गैसेस जो होती हैं इनका लिक्विफिकेशन बहुत इजीली नहीं होता है, इसलिए इनका एड्सॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है। इसके अलावा जो एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, लिक्विफिकेशन डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर।
गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, एड्सॉर्प्शन उतना ही, लिक्विफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है तो एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर लें। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैसेस होती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्लियर है पॉइंट? थर्ड पॉइंट आता हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और ये एक ग्राफ होता है। हमने आइसोथर्म वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। x अपॉन एम, एक्स क्या होता है? दैट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट। m क्या होता है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। और p होता है प्रेशर। तो यह हमने x अपॉन एम मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट हो गया, x हो गया एड्सॉर्बेट और m हो गया एड्सॉर्बेंट। तो हमने यहां पर एक ग्राफ खींचा, किस किस के बीच में? एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। टेम्परेचर हमने रखा कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हो गया। इसको फ्राउंडलिश ने दिया था इसलिए इसका नाम रखा था हमने फ्राउंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये देखो बेटा, फ्राउंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया हुआ है। यहां पर हमने क्या किया है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब x अपॉन एम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो शुरू में आप देखिए जब प्रेशर बहुत कम होता है तो x अपॉन एम जो है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, आप देखिए यहाँ पर लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर पर जो एड्सॉर्प्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आप देखिए, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में जो x अपॉन एम है दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन जो है ये प्रेशर की पावर के ऊपर डिपेंड है। पावर क्या है? 1/n। यहां पर n की वैल्यू हमने कितनी ली है? 0 और 1 ली हुई है हमने। ठीक है। अब तीसरा जो है वेरी हाई प्रेशर पर, वेरी हाई प्रेशर पर आप x अपॉन एम मीन्स एड्सॉर्प्शन को देखिए, यहां पर ये प्रेशर के जस्ट इंडिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाइए एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। हो गया, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। तीन कंडीशंस हमारे पास है। एक है एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या है? स्ट्रेट लाइन आ रही, दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इंटरमीडिएट रेंज में क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन जो है प्रेशर की पावर में डिपेंड कर रहा है 1/n, जहां n की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में ली है। और एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पर क्या हुआ है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर से जस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है। मतलब कितना ही आप प्रेशर बढ़ाते जाएं एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि हमने इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया है कि हमें वैलिडिटी चेक करना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, और हमको K और N की कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब वैलिडिटी जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की है और हमें कांस्टेंट K और N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो क्या क्या लॉग x अपॉन एम इक्वल टू लॉग KP 1/n। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा हमारे पास? लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग P 1/n। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ गया लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग K प्लस 1/n लॉग P।
अब यहाँ पर क्या किया हमने, log x अपॉन m और log p के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं हम, तो जो इंटरसेप्ट होती है हमारे पास वो log k के बराबर आएगी और जो स्लोप होगी वो 1/n के बराबर होती है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ हमने खींचा हुआ है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ होता है, यदि इसमें स्ट्रेट लाइन आती है तो यह बताती है कि हमारा जो फ्रॉन्टलिस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये वैलिड है, और यदि स्ट्रेट लाइन नहीं आती है इसका मतलब हमारे पास जो फ्रॉन्टलिस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये वैलिड नहीं है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर स्लोप जो है वो इक्वल है किसके, 1/n के, और इंटरसेप्ट जो है वो है log k के बराबर। तो इस इक्वेशन के या इस ग्राफ की मदद से हम k और n की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रॉन्टलिस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की एक लिमिटेशन भी होती है बेटा। वो लिमिटेशन ये है कि जब 1/n 0 होता है और x अपॉन m जो जिसमें जो प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसको इनेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन लगातार कम होता जाता है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे शुरू में, तो शुरू में आप देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कुछ अमाउंट में एनर्जी हमको केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया उसके बाद आप देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्दर आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन लगातार कम होता जाएगा, डिसॉर्प्शन वहां पर बढ़ता जाएगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन शुरू में बढ़ता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी लगती है, और एक पीक पर आने के बाद उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्सॉर्प्शन लगातार कम होता जाता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था बेटा सरफेस केमिस्ट्री का। ओके, आप इसको देखिए और पढ़िए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।